नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम किसी प्रोफेशनल फिल्म क्रिटिक की तराशी हुई राय पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक दर्शक के बहुत ही सीधे साधे, सच्चे और व्यक्तिगत विचारों का एक दस्तावेज है। एक फिल्म है तेरे इश्क में, और उसका एक छोटा सा लेकिन मुझे कहना पड़ेगा बेहद दिलचस्प रिव्यू है, जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं है, बल्कि फिल्म देखने के अनुभव की है। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि एक दर्शक का सफर वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह कैसे बदल सकता है। हाँ, मतलब कैसे एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर कोई उसे बीच में ही छोड़ने का मन बना ले, एग्जैक्टली वो अंत तक आते आते एपिक या महाकाव्य जैसी कैसे बन जाती है। यही तो सबसे दिलचस्प पहली है इस पूरे रिव्यू की। है ना? रिव्यू में दो बहुत अलग फिल्मों का जिक्र है। शुरुआत में कहानी कबीर सिंह की याद दिलाती है, लेकिन उसका अंत बाजीराव मस्तानी जैसा। हाँ, ये दो तो बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, तो चलिए इस भावनात्मक सफर के हर मोड़ को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सफर हमें सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि कहानी कहने की कला के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहली दीवार की जिससे ये कहानी टकराई, मतलब शुरुआती इंप्रेशन। रिव्यू लिखने वाले ने साफ साफ लिखा है, स्टार्टिंग अच्छी नहीं है पर्सनली, और शायद आई रिलेट नहीं कर पाया। किसी भी कहानी के लिए ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, जब दर्शक का जुड़ाव ही ना बन पाए। बिल्कुल। और मुझे ये बात हैरान करती है कि दर्शक ने वजह भी पहचानने की कोशिश की है। हाँ, और उनकी बकाई वजह बहुत कुछ कहती हैं। वो लिखते हैं शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टोरी होने के कारण, या हीरो का कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर होने पर। यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देख रहे हैं, जिसे ट्रोप फटीग या एक ही तरह के किरदारों से थकान कह सकते हैं। अच्छा। मतलब कबीर सिंह के बाद से एक गुस्सैल, जुनूनी और थोड़े आत्मविनाशकारी हीरो का किरदार हिंदी सिनेमा में एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये कबीर सिंह वाला किरदार तो जैसे हर दूसरे कॉलेज की कहानी का हीरो बन गया है ना? वही तो क्या दर्शक को ये लगा कि उन्हें पहले से ही पता है कि कहानी कहाँ जाने वाली है? एक गुस्सैल लड़का, एक शांत लड़की, टकराव, जुनून और फिर दिल टूटना। बिल्कुल। जब दर्शक को कहानी का पैटर्न जाना पहचाना लगता है, तो उसका दिमाग कहानी देखने के बजाय उसे एनालाइज करने लगता है। वो सोचने लगता है, अच्छा ये सीन तो उस फिल्म जैसा है, अब ये किरदार ऐसा करेगा। इससे वो भावनात्मक जुड़ाव टूट जाता है, जो किसी कहानी के लिए जरूरी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड उस उम्मीद को और पक्का कर देता है कि ये एक और शहरी युवाओं की उलझी हुई प्रेम कहानी होगी। बिल्कुल। तो दर्शक की ये प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। और ये प्रतिक्रिया इतनी मजबूत थी कि उन्होंने लिखा, सच बताऊं तो स्टार्टिंग में ही मेरा मन मूवी छोड़ने का कर रहा था। सोचिए, एक कहानीकार के तौर पर ये सुनना कितना मुश्किल है कि दर्शक आपकी दुनिया में कदम रखते ही उससे बाहर निकलना चाहता है। बहुत ज्यादा। यहाँ से दर्शक को वापस खींचकर लाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सवाल यही है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? अगर कहानी का ढांचा पुराना था, तो उसमें ऐसा क्या नया था जिसने एक लगभग हार मान चुके दर्शक को रोक लिया? तो ये तो थी शुरुआती हिचकिचाहट की बात, लेकिन जाहिर है कहानी में कुछ तो ऐसा था जिसने इस दर्शक को आगे देखने पर मजबूर किया। हाँ। उन्होंने लिखा है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और इसका जवाब हमें रिव्यू में ही मिलता है। और ये कहानी के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी तत्व की ओर इशारा करता है। और वो लिखते हैं, फिल्म के सभी कैरेक्टर परफेक्टली लिखे गए हैं और सभी की एक्टिंग कमाल की है। ये है वो मोड़। आहा। देखिए, एक कहानी का प्लॉट या उसकी बाहरी संरचना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसके किरदार सांस लेते हुए असली महसूस होते हैं, तो दर्शक उनसे जुड़ जाता है। सही बात है। यहाँ परफेक्टली लिखे गए का मतलब ये नहीं है कि किरदार नैतिक रूप से परफेक्ट थे, बल्कि ये कि उनके हर एक्शन, हर फैसले के पीछे एक ठोस वजह थी, एक मनोवैज्ञानिक गहराई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हीरो शायद सिर्फ कबीर सिंह का एक और वर्जन नहीं था? हो सकता है उसके गुस्से के पीछे कोई ऐसी वजह दिखाई गई हो, या उसके किरदार में ऐसी परतें हों जो धीरे धीरे सामने आईं और दर्शक को उसे समझने पर मजबूर कर दिया। कमाल की एक्टिंग उस लिखे हुए किरदार में जान डाल देती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही एक ट्रोप और एक आर्केटाइप में फर्क होता है। कबीर सिंह एक ट्रोप बन चुका है, एक फॉर्मूला। लेकिन अगर लेखक उस गुस्सैल लड़के के किरदार में मानवता, उसकी कमजोरी, उसके डर को गहराई से दिखाता है, तो वो एक आर्केटाइप बन जाता है। एक ज्यादा सार्वभौमिक चरित्र जिससे दर्शक नफरत या प्यार करने के अलावा उसे समझने की कोशिश भी करता है। और जब वो लिख रहे हैं कि सभी कैरेक्टर्स
तो इसका मतलब है कि सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स को भी उतनी ही मेहनत से लिखा गया था। एग्जैक्टली और यही एक काल्पनिक दुनिया को असली बनाता है। और जब दुनिया असली लगने लगती है तो दर्शक सिर्फ एक कहानी नहीं देखता, वो उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिस्सा बनने के बाद भी दर्शक ने अपनी आलोचनात्मक नजर बनाए रखी। हाँ, उसे कहानी में कुछ बातें खटक भी रही थी। और ये एक अच्छे जागरूक दर्शक की निशानी है। सही कहा, वो कहानी के भाव में बह तो रहा है लेकिन पूरी तरह से आंखें बंद करके नहीं, वो सवाल पूछ रहा है। हाँ, जैसे उन्होंने एक सीन का जिक्र किया, हाँ कुछ बातें मुझे अजीब लगी, जैसे एक जॉइंट सिक्योरिटी, हीरोइन का पिता का हीरो के पिता को सबसे माफी मंगवाना। ये एक छोटा सा पल लग सकता है, लेकिन ये दर्शक को कहानी से बाहर क्यों खींचता है? ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानी अविश्वास के निलंबन के टूटने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। जब हम कोई कहानी देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन हम कुछ समय के लिए अपनी अविश्वास की भावना को परे रखकर उस दुनिया को सच मान लेते हैं। लेकिन हर कहानी की दुनिया के अपने नियम होते हैं। दर्शक के इस कमेंट से लगता है कि फिल्म की दुनिया में एक जॉइंट सेक्रेटरी का इस तरह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना कहानी के स्थापित तर्क में फिट नहीं बैठ रहा था। मतलब उसे वो पावर डायनामिक अविश्वसनीय लगा। हाँ, और उस एक पल के लिए वो कहानी की दुनिया से बाहर आकर सोचने लगा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? और एक और बात थी जिसने दर्शक को असहज किया, और ये कहानी के तर्क से ज्यादा किरदार की नैतिकता से जुड़ी है। वो शराब वाली बात? हाँ, उन्होंने लिखा, हीरोइन को प्रेग्नेंट होने पर भी इतनी शराब पीना ये समझ में नहीं आता। ये एक बहुत ही साहसिक लेकिन जोखिम भरा निर्णय है कहानीकार की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ कहानीकार दर्शक के नैतिक पैमाने को चुनौती दे रहा है। एक तरफ यह किरदार को बेहद जटिल, खामियों से भरा और शायद आत्मविनाशकारी दिखाता है कि वो कोई आदर्श मूर्ति नहीं बल्कि एक इंसान है जो शायद बहुत दर्द में है। सही, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसा काम है जिसे समाज और दर्शक का एक बड़ा हिस्सा गलत मानेगा। इस तरह के किरदार दो धारी तलवार होते हैं। वो कहानी को यादगार बना सकते हैं, लेकिन वो दर्शक को किरदार से दूर भी कर सकते हैं। तो क्या एक फ्लॉड या नैतिक रूप से संदिग्ध किरदार दर्शकों को ज्यादा आकर्षित करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी खामियों को कितनी ईमानदारी से दिखाया गया है। अगर किरदार के ऐसे फैसले सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए हैं तो दर्शक उसे नकार देगा। लेकिन अगर कहानी हमें यह समझा पाती है कि किरदार इस बिंदु तक कैसे पहुंचा, उसके दर्द और उसकी मानसिक स्थिति क्या है, तो दर्शक भले ही उसके फैसलों से सहमत ना हो पर उसे समझने की कोशिश कर सकता है। तो दर्शक का ये लिखना कि ये समझ में नहीं आता, ये दिखाता है कि फिल्म शायद इस क्यों का जवाब देने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। कम से कम इस दर्शक के लिए तो नहीं। और देखिए, इन किरदारों के फैसलों ने दर्शक पर कितना गहरा असर डाला कि उन्होंने एक निजी टिप्पणी भी की। हाँ, वो वाली लाइन, प्यार करने वालों को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो। ये लाइन किसी रिव्यू से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत डायरी से निकली हुई लगती है। बिल्कुल, फिल्म ने उन्हें प्यार और जिम्मेदारी के द्वंद्व पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही तो कला की ताकत है, जब वो हमें सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमें अपनी कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो एक तरफ कहानी में कुछ बातें खटक रही थीं, दर्शक किरदारों के फैसलों पर सवाल उठा रहा था, लेकिन फिर भी वो जुड़ा रहा। इसका मतलब है कि अंत में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने इन सारी कमियों और सवालों को बौना बना दिया। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे अनुभव को पलट कर रख दिया, फिल्म का अंत। वो अंत जिसके लिए दर्शक ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, कमाल की और एपिक। एपिक बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, हम इसे हर दूसरी फिल्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये उस अनुभव के लिए है जो सिनेमा हॉल छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। और इस एपिक को और वजन देती है वो तुलना जो उन्होंने की है, बिल्कुल बाजीराव मस्तानी मूवी की तरह। हाँ, मुझे लगता है ये तुलना ही सब कुछ बयां कर देती है। जब हम बाजीराव मस्तानी के अंत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक भव्य, दुखद लेकिन काव्यात्मक अंत। हाँ, एक ऐसा प्यार जो दुनिया में पूरा नहीं हो सका लेकिन शायद किसी और तरीके से अमर हो गया। और ये तुलना हमें सीधे कैथारसिस के कॉन्सेप्ट पर ले आती है। कैथारसिस शुद्धिकरण होता है, एक तरह की भावनात्मक रिहाई। बिल्कुल, एक साधारण हैप्पी एंडिंग हमें संतुष्टि देती है, लेकिन एक सार्थक दुखद अंत हमें एक गहरा, ज्यादा यादगार अनुभव देता है। वो हमें प्यार और नुकसान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो बाजीराव मस्तानी से तुलना का मतलब है कि इस फिल्म का अंत भी शायद वैसा ही दिल तोड़ने वाला लेकिन संतुष्टि देने वाला था। और शायद इसीलिए दर्शक ने लिखा कि फिल्म ने उन्हें
नई डेफिनेशन ऑफ लव इन लाइफ दी। हाँ, एक ऐसी परिभाषा जो शायद ये कहती है कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिल्म में बहुत सारे नए और कमाल के डायलॉग्स थे, तो कहानी सिर्फ दृश्यों से नहीं बल्कि शब्दों से भी गहरा असर छोड़ रही थी। और यहीं हम उस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक दर्शक जो कबीर सिंह जैसी कहानी की उम्मीद कर रहा था, उसे अंत में जीवन का सबसे बड़ा दर्शन मिलता है। वो ब्रैकेट में लिखे 3 शब्द। हाँ, रिव्यू के अंत में ब्रैकेट में लिखे वो 3 शब्द इस पूरे अनुभव का सार हैं। हाउ शॉर्ट इज लाइफ। सोचिए, एक प्रेम कहानी देखते देखते दर्शक जीवन की नश्वरता पर विचार करने लगा। कहानी अपनी सीमाओं को लांघकर एक दार्शनिक चिंतन में बदल गई। यही एक अच्छी कहानी को एक महान कहानी से अलग करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक फिल्म का रिव्यू कम और एक दर्शक के भावनात्मक और बौद्धिक सफर का दस्तावेज ज्यादा है। जो कहानी शुरुआत में एक और घिसी पिटी प्रेम कहानी लग रही थी, वो किरदारों की गहराई, दमदार अभिनय और एक यादगार अंत के दम पर एक गहरे भावनात्मक अनुभव में बदल गई। इसने हमें ये भी दिखाया कि एक कहानी के अलग अलग हिस्से मिलकर कैसे एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। शुरुआत कमजोर थी, बीच में कुछ तार्किक और नैतिक सवाल थे, लेकिन अंत इतना शक्तिशाली था कि उसने शुरुआती धारणा को पूरी तरह से धो दिया। बिल्कुल, और कहानी को एक नया अर्थ दे दिया। ये दिखाता है कि कहानी का अंत सिर्फ उसका समापन नहीं होता, बल्कि वो पूरे सफर को परिभाषित कर सकता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी भी कला को, चाहे वो फिल्म हो या किताब, उसे पूरी तरह अनुभव करने का मौका देना क्यों जरूरी है। पहली धारणा अक्सर अधूरी होती है और कभी-कभी गलत भी। बिल्कुल। और ये रिव्यू हमारे लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम 10 सेकंड में एक वीडियो को स्वाइप कर देते हैं, हम कितनी जल्दी किसी चीज को जज कर लेते हैं। बहुत जल्दी। एक किताब के पहले कुछ पन्ने, एक फिल्म के पहले 15 मिनट। सही। ये रिव्यू हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी एक बेहतरीन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल या साधारण शुरुआत से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल कहानीकारों के लिए भी है। आज के दर्शक से आप कितनी देर तक धैर्य रखने की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक दो तरफा रिश्ता है। हमें कहानियों को मौका देना चाहिए, लेकिन कहानियों को भी शुरुआत से ही हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल यह है कि इस धैर्य और तात्कालिकता के बीच का सही संतुलन क्या है।